वेलकम बैक एवरीवन। और ये हमारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम आज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, मीनिंग क्या है, ये पहले ये समझिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने एक कॉइन टॉस किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आई जस्ट टॉस्ड ए कॉइन। तो हुआ क्या, टॉस कॉइन करने के बाद सपोज मैंने कॉइन टॉस किया 500 टाइम्स। ठीक है, 500 टाइम्स टॉस करने के बाद नंबर ऑफ हेड जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ हेड 250 होने चाहिए। ठीक है, पर मैंने 500 टाइम्स यदि एक्चुअली में टॉस किया और मुझे 240 हेड्स मिले, तो आप क्या कहोगे कि ये कॉइन बायस्ड है या अनबायस्ड है? 250 होने चाहिए थे, आ तो गए 240। फॉर एग्जांपल 260 आ गए, तो आप क्या कहोगे कि बायस्ड है या अनबायस्ड है? आप कहोगे यार हो जाता है, क्योंकि अब तुम 10 बार कॉइन टॉस करोगे तो 4 बार हेड 6 बार टेल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाता है इतना। तो इतना तो एरर होता रहता है। तो इसके बाद आप कहते हो कि चलो जी मेरे को 140 टाइम्स हेड मिले। अब तो दिमाग में घूमेगा कुछ कि दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो कॉइन में दिक्कत है, नहीं तो 140 नहीं आ सकते। 240 260 चलेगा, पर 140 बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इशू क्या है कि मैं किस नंबर पे जाके कहूँ कि ये कॉइन बायस्ड है और कॉइन अनबायस्ड है। मतलब ये जो एरर अपने को दिखाई दे रहा है, ये जो एरर है, ये बाई चांस है या इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। मैंने एक डॉक्टर ने या एक कंपनी ने एक बीपी की टैबलेट इनकी बनाई, नई बीपी की टैबलेट, ब्लड प्रेशर की टैबलेट। और वो कहता है कि जो मेरी टैबलेट है वो पुराने वाली टैबलेट से बेटर है। ठीक है, क्योंकि मेरी टैबलेट पुराने वाली से ज़्यादा अच्छा इलाज कर रही है। अब कैसे पता चलेगा बॉस कि कर रही है नहीं कर रही है? ठीक है, आप क्या करोगे, आपने 100 इंडिविजुअल्स को ये टैबलेट दी, फिर आपने बी टैबलेट दी जो आपकी नई लॉन्च है। इनका बीपी आपने 10 दिन चेक किया, इनका बीपी 10 दिन चेक किया। अब ये चेक करना कि इन दोनों में सही में कोई डिफरेंस है या बाई चांस है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी और कुछ नहीं, आप एक स्टेटमेंट है, आपके पास कुछ डाटा है, आप उस डाटा के बेस पे उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, तो अब इशू क्या है कि अपने को कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाने से पहले पहले कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। और ये बात समझ लीजिए कि जो ये वाली हमारी वीडियो है इसमें हम कोई भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। हम इसके बारे में करीब पूरी की पूरी वीडियो में हम हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट में मतलब क्या होता है, लेफ्ट टेल्ड क्या है, राइट टेल्ड क्या है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस एक्चुअली में करते हैं तो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई टर्म मिलेगी। तो आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, पहचानने कैसे, तो किस चीज़ में क्या देखना है, डेफिनेशंस क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है इसमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी एंड इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। कोई भी जो आपका ग्रुप है वो अंडर स्टडी है, उसका पॉपुलेशन आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। आज इसके केस में हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उसी एग्जांपल पे सभी डेफिनेशंस को हम करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गुड़गांव में हमारे पास एक फैक्ट्री है मारुति सुजुकी। ठीक है, अब मारुति सुजुकी के ना बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे, करीब थाउजेंड्स में वेंडर हैं जो मारुति सुजुकी को पार्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थियोरेटिकल नहीं है। तो एक इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट था, उसका बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, तो बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसका सुनाया हुआ एग्जाम्पल है। तो अब मान के चलो कि उसने क्या किया कि उसने 1000 बॉक्सेस बनाए, 1000 बोल्ट्स थे, और क्या हुआ, उसने 100 बॉक्सेस थे। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना मटेरियल हो गया मेरे पास 1 लाख वोल्ट हो गए, राइट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये आपका जो कैंटर होता है ये जाके मारुति के गेट पे एंटर करता है, गेट पे एंटर करने के बाद बाहर वहाँ होती है क्वालिटी टीम। ठीक है, क्वालिटी टीम क्या करती है, वो इनको चेक करेगी पहले बॉक्सेस में कि जो बोल्ट्स हैं वो ठीक हैं या गड़बड़ है। अब यदि
1 लाख बोल्ट यदि उसने चेक किए सारे के सारे, तो पता चलेगा कि जो कॉस्टिंग टेस्टिंग की आ गई ना, समझ रहे हो, जो टेस्टिंग की कॉस्टिंग आ जाएगी वो इन बोल्ट से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो जो बोल्ट से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सभी बोल्ट्स को चेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फाइन। तो जो इसके अंदर से क्या करेगा वो, इसके अंदर से क्वालिटी इंस्पेक्टर कोई 10 बॉक्स लेगा और उन 10 बॉक्स में से 10 बोल्ट्स निकाल लेगा रैंडमली। कोई भी 10 बॉक्स उठाए, उसमें से 10-10 बोल्ट निकाल के चेक किए, और उसने क्या किया, उसने करीब 100 बोल्ट चेक किए। और होता क्या है प्रैक्टिकली, इन 100 के बेस पे वो इन 1 लाख को एस्टिमेट करता है कि ये ठीक है या खराब है। ठीक है। तो जो ये वाला जो चीज़ थी ना बेटा, 1 लाख बोल्ट्स, इसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन। ठीक है। और जो ये मैंने निकाला, ये क्या बोला, इसे बोलते हैं हम सैंपल। फाइन। तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो अंडर स्टडी क्या था, हमारे बोल्ट्स थे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपकी पॉपुलेशन। और उसके बाद ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। कोई भी उसका सबसेट है वो क्या बोलोगे, आप उसे सैंपल बोलोगे। और जो इसके नंबर होगा, जितने नंबर ऑफ आइटम्स आप सैंपल में लेते हो, उसे क्या बोलते हो आप, सैंपल साइज। ये डेफिनेशंस पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं, जब क्योंकि यदि आपके पेपर के अंदर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स की कैटेगरी है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती हैं इन जनरल हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है। वैसे भी सैम्पलिंग का तो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद आओ, अब यहाँ पे इसी को एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि जो बोल्ट्स उसने भेजे ना, उसका सैंपल मीन क्या होना चाहिए था, जो मीन डायामीटर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 0.5 mm। ठीक है। 0.5 mm का उसका मीन डायामीटर एक बोल्ट का होना चाहिए था। तो और पर जब उसने सैंपल चेक किया, तो सैंपल का मीन डायामीटर क्या आया, सैंपल का मीन डायामीटर आ गया 0.49 mm। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो दो तरह के मीन है, एक तो है जो आपकी पूरी पॉपुलेशन का है, और एक मीन ऐसा है जो आपके सिर्फ सैंपल का है। तो इसके अंदर अब क्या होगा यार, इनकी सब नोटेशन यदि हम एक जैसी देंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम सैम पॉपुलेशन मीन को हम बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन की जो नोटेशन रहती है वो रहती है म्यू, और जो सैंपल मीन की नोटेशन रहती है वो रहती है एक्स बार। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, एक सैंपल है, तो क्या होगा, उन पॉपुलेशन और सैंपल के कांस्टेंट्स भी होंगे। तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन को बोलते हैं आप पैरामीटर, और कांस्टेंट्स ऑफ द सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो जो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स का मतलब होता है जैसे मीन है, इट इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। तो यदि सैंपल का वेरिएंस लिखना होगा तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो स्मॉल एस स्क्वायर से होगा। तो इसी तरीके से जितने भी कांस्टेंट्स होंगे पॉपुलेशन के हैं तो वो पैरामीटर, और सैंपल के हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो वर्ड आ रहा है ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये हमें यूज़ करना है, इसका जब मीनिंग पता होगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज हम मैं क्रैमिंग प्रेफर नहीं करता कभी भी। तो क्रैमिंग करनी पड़ जाएगी, टी टेस्ट और एफ टेस्ट में हम जाएंगे तब दिक्कत आएगी, अदरवाइज वैसे कोई खास ज़रूरत इसकी होती नहीं है। बट यदि आप टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अभी बॉस, मैंने क्या कहा कि मैंने 10 बॉक्सेस लिए, उसमें से क्या लिया, 10 पीस ईच लिया, हाँ या ना। अब क्या हुआ, जब मैंने 10 पीस ईच लिए तो ये बेसिकली मैंने कितने सैंपल ले लिए, मैंने 10 सैंपल ले लिए। ठीक है। आई हैव टेकन 10 सैंपल्स, सो एवरी सैंपल विल हैव इट्स मीन, हाँ या ना। पहले 10 बॉक्स पीस था, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बॉक्सेस होते हैं ना लॉट में बनते हैं। आपकी मशीन चली, एक लॉट निकला, वो लॉट आपने एक बॉक्स में भर दिया, दूसरी मशीन से दूसरा लॉट जा रहा है, तीसरी मशीन से तीसरा लॉट जा रहा है। इन जनरल देखा यह जाता है कि यदि कोई
प्रोडक्शन में डिफेक्ट आता है तो पूरा लॉट ख़राब होता है या पूरा लॉट ठीक होता है? क्योंकि मशीन आजकल सीएनसी चलती हैं, तो सीएनसीज के अंदर जो आपने प्रोग्रामिंग एक बार कर दी पीस वैसा ही निकलता है। तो यदि आपकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ है तो पूरा का पूरा लॉट ही ख़राब होगा। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो लोग वो 10 ये 100 पीसीज अलग अलग नहीं करते, वो क्या करते हैं 10 अलग अलग सैंपल मानते हैं इसको। तो 10 के 10 अलग अलग सैंपल मानने के बाद यदि मैं इसका फिर से मीन लूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स बार। तो एक्स बार क्या हुआ, एक्स बार इज x1 प्लस x10/10। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि यदि मैं मीन लूं, इसकी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन। तो ये क्या कहता है कि यदि मैं इसका मीन लूं तो किसके बराबर आना चाहिए, इट शुड कम टू बी पॉपुलेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप शुड बी इक्वल टू थीटा। थीटा कैप क्या है, थीटा कैप इज सैंपल, और यू कैन से इट इज स्टैटिस्टिक्स, और थीटा इज पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है। तो बेसिकली मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स शुड बी इक्वल टू पैरामीटर। यदि ऐसा है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और अगर ऐसा नहीं है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। इतना ध्यान रखना कि मीन इज ऑलवेज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर। जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस प्रॉपरली शुरू करेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तब आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी आज की डेट में सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो, एंड वेरिएंस इज नॉट ए अनबायस्ड एस्टिमेटर। मतलब यदि आप वेरिएंस लोगे सैंपल का तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता, किसका, पॉपुलेशन वेरिएंस का। तो नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड एरर। कभी तक कितनी डेफिनेशन की है हमने, population, sample, parameter, statistics, unbiased estimator, और the next definition is standard error। इसे बोलते हैं हम standard deviation of sample is called standard error। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, standard error is basically nothing but standard deviation of sample। इसका यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किसी का हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होगा तो वो इसी का होगा। ठीक है। 2 या 3 का आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। यदि मैं एक्स बार की बात करूं, एक्स बार क्या है, सैंपल वेरिएंस, सैंपल मीन। इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है। ये क्या है इसका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी बट नेचुरल, इसका अंडर रूट होता है। और यदि आप एस स्क्वायर की बात करो, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की बात करोगे, किसकी, वेरिएंस, वेरिएंस को छोड़ो, एक वो और उसका और देखो, प्रोपोर्शनेट्स का चाहिएगा, चलो छोड़ो, बात बात जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे आपको स्टैंडर्ड एरर डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट इसका ध्यान रखना है, सिर्फ इतना डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ओके। उसके बाद आओ, अब अपना टॉपिक आया हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, पहले उस पर चलते हैं फिर डेफिनेशन पे आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मैंने कॉइन टॉस किया, चेक करना है मुझे बायस्ड है अनबायस्ड। तो आई हैव ए स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, कॉइन इज अनबायस्ड। ओके। एंड व्हाट कैन बी आउटपुट्स, कॉइन इज अनबायस्ड और कॉइन इज बायस्ड। तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो कॉइन बायस्ड होगा या कॉइन अनबायस्ड होगा। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आप कह सकते हो एक स्टेटमेंट है, किसके बारे में, जो पॉपुलेशन के बारे में है, और आप उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं किसके बेस पे, सैंपल के बेस पे। ठीक है। तो यदि आप फिर से समझ लो कि ये आपके पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को आप पूरी को चेक नहीं कर सकते, आप क्या करते हो, आप उसको चेक करने के लिए उसमें से एक छोटा पार्ट निकालते हो जिसे हम क्या कहते हैं, सैंपल। आप क्या करना चाह रहे हो, आप उस सैंपल के बेस पे उस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक पता करना चाह रहे हो। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैंपल के बेस पे उस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक पता करना चाह रहे हो। अब करेक्टरिस्टिक्स तो कुछ भी हो सकती हैं।
कुछ भी जो आप पता करना चाहो वो तो इनफाइनाइट स्टेटमेंट हो सकती है ना। तो यदि कोई स्टेटमेंट, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि पॉपुलेशन के बारे में है, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है। तो यदि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सम स्टेटमेंट और असर्शन अबाउट द पॉपुलेशन or about the probability distribution characterizing the population which we want to verify on the information available from सैंपल। बात तो एक ही है। ठीक है। तो यदि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यदि पॉपुलेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी। वैसे भी ना, जब हम इन्फ्रेंस की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हम दो एक चीज मान के चलते हैं। क्या? कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यू probability distribution of population is known, distribution of population is known। ये हमारा अंडर एजम्पशन रहता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये दो डेफिनेशन और हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस आपको पेपर में जनरली मिलती हैं। ठीक है। और आपको यदि इनका मीनिंग पता होता है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस कुछ नहीं होती है। सिंपल हाइपोथेसिस द हाइपोथेसिस विच गिव एवरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि यदि आपको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है तब तो वो सिंपल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल के केस में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। तो मीन, तो लेट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और साथ में सिग्मा स्केयर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्केयर। तो मुझे इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि मीन इसका म्यू नॉट है और वो वेरिएंस है इसका वो सिग्मा नॉट स्केयर है। तो किसने क्या दिया? मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। तो इसने क्या, इसे क्या कहेंगे हम? सिंपल हाइपोथेसिस। अब इसके बाद यदि मैं इसकी कंपोजिट की बात करना चाहूँ, तो यदि मैं कहूँ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, सिग्मा स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्केयर, तो इस तरीके से मैं कितनी बना सकता हूँ? बहुत सारी बना सकता हूँ। क्या होगा देखो, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, सिग्मा स्केयर नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्केयर। थर्ड क्या हो सकती है? म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट, सिग्मा स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्केयर। तो इशू ये है कि यहाँ पे आप इनफाइनाइट में नहीं बना सकते हो, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप एक रेंज की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मीन जो है मेरा 5 से कम है। अब 5 से कम तो कितना भी हो सकता है ना। वेरिएंस जो है मेरा वो 100 से कम है, या फिर मेरा वेरिएंस 100 से ज़्यादा है, तो उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है ये। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं हम कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, आप एक बार चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट डाउन कर लो, यस, क्योंकि ये डेफिनेशंस पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है। अब आइए इसके बाद, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बेसिकली, अभी मैं 2 मिनट पहले आपसे क्या कहा, जब मैंने आपको कॉइन टॉस किया तो क्या होगा? या तो कॉइन बायस्ड है या कॉइन अनबायस्ड है। अब होता है क्या, जो बंदा कॉइन टॉस कर रहा है ना, वो क्या कहेगा? कॉइन मेरा अनबायस्ड है। दूसरा क्या कहेगा? कॉइन आपका बायस्ड है। तो यहाँ पे टू एक्शन हाइपोथेसिस क्या होगी? इट इज ए टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम। टू एक्शन मतलब आइदर दिस और दिस। और ये इसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस पे कंसीडर करेगा? इट्स एक्सपेक्टेंस, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विल डिपेंड एंटायरली अपॉन सैंपल वैल्यूज। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स होंगी, दो में से कोई एक ठीक होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेस्ट और लिखा है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। इट इज टेस्ट ऑफ ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस। यदि इसमें सिंगल लाइन में बोलूँ ना, तो इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस विद नो डिफरेंस। वन लाइनर। नो डिफरेंस मीन्स विदाउट पार्शियलिटी। ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक बॉर्नविटा था, एक हॉर्लिक्स था। ठीक है। अब बॉर्नविटा वाली कंपनी कहती है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हॉर्लिक्स से बेटर है। भाई बच्चों के केस में प्रोडक्ट बेटर मानते हैं वेट गेन को।
यदि वेट गेन बॉर्नविटा पीने से ज़्यादा हो रहा है, वो आजकल एक प्रॉब्लम भी है नो डाउट, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बॉर्नविटा ज़्यादा वेट बढ़ाता है हॉर्लिक्स से, ठीक है। अब ये इसका क्लेम है, ये क्लेम किसका है? ये कैडबरी का क्लेम है कि बॉर्नविटा इज बेटर देन हॉर्लिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, बॉर्नविटा इक्वल टू हॉर्लिक्स, और दूसरा बॉर्नविटा ग्रेटर देन इक्वल टू हॉर्लिक्स, राइट। वेट गेन्स की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो बोला ये जाता है कि किसी भी स्टैटिस्टिशियन के दिमाग में बायस नहीं होनी चाहिए। बायस मतलब वो किसी तरफ झुका नहीं होना चाहिए। यदि वो झुका नहीं होगा तभी वो बात ढंग से कर पाएगा। तो जो स्टेटमेंट जहाँ पे वो झुका हुआ ना हो, मतलब वो क्लेम नहीं होता है, वो बस ठीक है। जैसे अब मैंने क्या कहा, कॉइन इज अनबायस्ड। तो यहाँ पे चाहे वो कॉइन कैसा भी हो, इनिशियली आपने क्या मान के चलना है कि कॉइन अनबायस्ड है। तो विदाउट पार्शियलिटी द हाइपोथेसिस विद नो डिफरेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। और इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है एच नॉट, ठीक है। इसके अंदर बस एक बात का ध्यान रखना कि जो साइन यूज होता है ना, मैथमेटिकल साइन, यदि आपको मैथमेटिकली कुछ लिखना हो तो मैथमेटिकल साइन इसके केस में सिर्फ इक्वल टू यूज होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे म्यू इक्वल टू 5, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25, आप कह सकते हो सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन सिर्फ कैसे होंगे? इक्वल टू के होंगे, और दूसरा साइन नल हाइपोथेसिस में यूज नहीं होगा। सेकंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिव का मतलब क्या, दूसरा हाइपोथेसिस alternate to null hypothesis is called अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस अल्टरनेट टू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका की जो नोटेशन होती है ना बच्चे, वो होती है H1, ठीक है। इन जनरल नॉट ऑलवेज, आई रिपीट, इन जनरल नॉट ऑलवेज, ये वो वाली हाइपोथेसिस होती है जो बंदा क्लेम करता है। जैसे क्लेम क्या किया था, बॉर्नविटा इज ग्रेटर देन हॉर्लिक्स, ठीक है। मैं टॉस हारा तो मैंने क्या क्लेम किया जी, आपका कॉइन जो है बायस्ड है। टॉस जीतने के बाद कोई नहीं कहता बायस है, बायस्ड वो बोलता है जो टॉस हारता है, ठीक है। ईवीएम उसकी खराब होती है जो इलेक्शन हारता है। तो इसी वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसको दूसरा बंदा क्लेम कर रहा होता है वो हम डालते हैं H1 में। एक बात का ध्यान रखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दोनों में से एक हाइपोथेसिस हमेशा ठीक होगी। या तो H0 ठीक होगी या H1 गलत होगी। H0 गलत होगी तो H1 ठीक होगी। तो हमेशा हम एच नोट को चेक करेंगे, और एच नोट को चेक करेंगे कि वो ठीक है या गलत है। यदि एच नोट ठीक है तो ऑटोमेटिकली H1 गलत है, ठीक है। और जैसे इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, फॉर एग्जांपल म्यू इज ग्रेटर देन, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साइंस होंगे वो हमेशा कभी भी आपके इक्वल टू नहीं आएगा, साइन कुछ उल्टा होगा। कोई किसी एक्सेप्शनल केस में इक्वल टू भी आ सकता है यदि आपकी लैंग्वेज वर्ड्स में लिखी हो। इसके बाद आता है आपका एरर्स इन सैम्पलिंग। चलिए फिर से पहले वाला एग्जांपल यूज करते हैं। आपने क्या किया बेटा, 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस थे, हर एक में 1000 बोल्ट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिविजुअल ने निकाले 10 बॉक्स, 10 में से 10 10 बोल्ट्स निकाले, और इस बेस के ऊपर उसने ये 1 लाख बोल्ट्स को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है दो चीज़ें होती हैं, देखो, बोल्ट्स खराब थे, बैड थे मतलब डिफेक्टिव थे, और आपने क्या किया, आपने लॉट को रिजेक्ट कर दिया। बोल्ट डिफेक्टिव थे, आपने बोल्ट को एक्सेप्ट कर लिया। प्रोडक्ट गुड क्वालिटी में था और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। प्रोडक्ट ठीक था बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। चार ही ऑप्शन है ना, बट ठीक को ठीक कहा, गलत को गलत कहा। यदि ये चीज़ आपने कही है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं।
दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है यहाँ। कहाँ? जहाँ पे आपका प्रोडक्ट तो ठीक था, बट सैम्पलिंग के कारण वो रिजेक्ट कर दिया गया। इस चीज को बोलते हैं हम प्रोड्यूसर रिस्क। क्या? प्रोडक्ट तो आपने ठीक बनाया, बट रिजेक्ट हो गया। और दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर। ठीक है? तो टाइप वन एरर कौन सा एरर होता है? इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। यदि आप इसको टाइप वन एरर के नाम से करोगे तो पेपर में कंफ्यूजन होगा, तो यदि आप प्रोड्यूसर रिस्क के नाम से करोगे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रिस्क कौन सा होगा? प्रोड्यूसर रिस्क वो होगा कि मैंने माल तो ठीक बनाया फिर भी नहीं बिका। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर रिस्क। बेसिकली मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल में ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बट कंज्यूमर रिस्क स्टैंडर्ड नोटेशन है, एंड इट इज कॉल्ड टाइप टू एरर। ठीक है? इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है अल्फा, और इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है बीटा। ठीक है? तो टाइप वन एरर अल्फा, टाइप टू एरर बीटा। तो टाइप वन एरर में क्या बोलते हैं हम? एच नॉट इज ट्रू, मतलब आपका प्रोडक्ट तो ठीक था बट रिजेक्टेड। और टाइप टू एरर कौन सा है भाई? टाइप टू एरर है एच नॉट इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड। फॉल्स होने के बावजूद भी आपने इसे एक्सेप्ट किया, तो ये कौन सा एरर है आपका? ये एरर है आपका टाइप टू एरर। चलिए, अ, ये जो मैं आगे बात कर रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? यदि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो पहले देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि यदि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी आता तब भी आप इसे समझ पाएँ। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है? देखो, मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास ये नॉर्मल कर्व है। वैसे भी दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट ये होते हैं वेयर वी अज्यूम दैट द सैंपल इज टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है? तो हमें नॉर्मलिटी इसमें हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन आपकी जो है वो बहुत बड़ी है, और इसमें से जो अपने पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के यदि अपने न्यूमेरिकल्स आपने पहले किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अब दोबारा समझो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप कर्व होता है और सेंटर में इसके मीन होता है। ठीक है? तो अब मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो सैंपल है वो 95% एक्सेप्टेंस के चांस हो और 5% रिजेक्शन के चांस हो। समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सैंपल जा रहा है ना, मेरा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसा हो कि 95% चांसेस हों कि मेरा सैंपल एक्सेप्ट हो जाए, और 5% क्या होने चाहिए? जहाँ पे मेरा लॉट रिजेक्ट हो जाए। तो यदि लॉट ठीक है और वो रिजेक्ट हुआ तो वो कौन सा एरर होता है? वो टाइप वन एरर होता है। तो टाइप वन एरर को बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। That is, probability of type 1 error is called alpha, and that is called level of significance, or we call it as rejection reason. ठीक है? तो अब एक बात समझो, 95% acceptance रीजन। 95% acceptance रीजन का मतलब 47.5 इधर एंड 47.5 इधर, और इधर 2.5%। तो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स इट इज 0.475, राइट है? तो यहाँ पे मेन है। तो ये वाली मेरा कहाँ इंटरेस्ट रहेगा? मेरा तो इंटरेस्ट इन दो चीज़ों में है।
भाई यदि मेरा सैंपल, जैसे मैंने कॉइन टॉस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉइन टॉस में मैंने क्या कहा, मैंने 500 टाइम्स कॉइन टॉस किया, तो ये फिगर, भाई मैं किस टाइम, ये फिगर क्या बता रहा है मुझे, ये वो चीज़ बताएगी कि कब तक मैं कहूँ कि जी आपका कॉइन है जो अनबायस्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा आंसर हो सकता है कि यदि 240 से 260 के बीच में, तो 240 ये फिगर आएगी और 260 ये वाली फिगर आएगी। यदि मेरा कॉइन 240 से 260 के बीच में आया तो मैं कहूँगा कि अनबायस्ड है, अदरवाइज मैं कहूँगा बायस्ड है। तो हर एक आदमी इन दो फिगर्स के अंदर इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी है, 0.475। तो 0.475, आपको पता ही है कि जो जेड वैल्यू होती है वो होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी आई मेरी, 0.475। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अब मुझे ये चेक करना है कि भाई इसके लिए कितना जेड हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कितना जेड इसमें होगा, वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए हम एक बार नॉर्मल टेबल पे जाना पड़ेगा फिर से, और नॉर्मल टेबल पिछली बार भी मैंने आपको बताई थी, देखते कैसे हैं। तो दिस इज अवर नॉर्मल टेबल। ठीक है, तो नॉर्मल टेबल के अंदर मुझे क्या चेक करना है, अब यहाँ पे तुम पिछली बार भी, पिछली वीडियो की तरह आप समझ सकते हो कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसने मुझे प्रोबेबिलिटी दी है और मुझे जेड निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी दी है उसने मुझे, 0.475। तो बच्चे चेक करोगे तो 0.475 ये रहा, कितना है, 1.9। ठीक है, ऊपर की तरफ चलता हूँ तो कहाँ पहुँचूंगा, ये यहाँ 1.96। फाइन, तो 1.96, तो यदि जेड की वैल्यू मेरी 1.96 आती है, प्लस माइनस 1.96, जेड क्या होता है, जेड आपका होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स तो आप ऐसे लिख रहे हो क्योंकि आप वेरिएबल की बात कर रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी में होगा तो बेसिकली आप कह सकते हो वेरिएबल माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट ओके, वेरिएबल माइनस इट्स पैरामीटर या मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो यदि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू 1.96 आती है, 1.96 से कम आती है तो मेरा ये एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगा, और यदि 1.96 से ज़्यादा गई तो ये मेरा रिजेक्शन रीजन में जाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने कितना लिया था, आपने लिया था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यदि आपने 10 ले लिया तो क्या हो जाएगा भाई, 10 यदि आपने लिया तो यहाँ पे ये आपका 5%, इधर भी 5%, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.45। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन मतलब टाइप वन एरर, और टाइप वन एरर आपकी जो वैल्यूज निकलती हैं वो किससे निकलती हैं, वो नॉर्मल टेबल से निकलती हैं। ठीक है, अब आते हैं वन टेल्ड एंड टू टेल टेस्ट, और प्लीज़ एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी नॉर्मल। इसके लिए आपको पेपर में टेबल नहीं मिलेगी। लार्ज सैंपल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेड टेस्ट के अंदर जब आप बात करेंगे लार्ज सैंपल की, तो उसके अंदर आपको टेबल नहीं मिलेगी, टी और एफ की टेबल मिलेगी, टी एफ और नॉर्मल भी टेबल मिल जाएगी, काई स्क्वायर की भी मिलेगी, बट इसकी पर्टिकुलर फिगर नहीं मिलेगी, तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए। पहली बात करते हैं हम टू टेल्ड टेस्ट की। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है भाई, टू टेल्ड का मतलब पहले एक आइडिया ले लो कि मीनिंग क्या है इसका। मैं कहता हूँ म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये मेरा 5 है, यहां से यहां तक मेरा हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन, एग्रीड। और जो ये वाली चीज है, कौन से वाली, ये वाली जो चीज है ये होगा मेरा रिजेक्शन रीजन।
पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन इज इन टू डायरेक्शन, इट मे बी लेस देन, इट मे बी ग्रेटर देन, सो वी आर डीलिंग विथ टू टेल्स, सो टेल्स आर टू, सो वी आर डीलिंग विथ टू टेल्स, फाइन। बट यदि मैं कहूं म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, समझो एक बार, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या होगा, मेरा जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो इधर का सारा होगा, और रिजेक्शन सिर्फ एक साइड का होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में तो बेटा इधर आ गया ना, कितना भी हो 6 7 10 इनफाइनाइट तक कितना भी चला जाए, सब जगह आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। बट यदि आप कहते हो लेस, और इसी तरीके से यदि आप कहो लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या होगा, आप इधर का तो आप रिजेक्ट करोगे, बट इस साइड का जो सारा एरिया वो आपका एक्सेप्टेंस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप टेल कर रहे हो, एक साइड चेक कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड वन टेल्ड, और बेसिकली कौन सी टेल है ये, दिस इज राइट टेल्ड और दिस इज लेफ्ट टेल्ड। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक लेफ्ट टेल और एक राइट टेल्ड एंड देन टू टेल्ड। तो एक बात का मोटा हिसाब किताब है, जब भी नॉट इक्वल टू का मार्क होगा ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो ये टू टेल्ड होता है। जब भी आपके पास राइट लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, ये हमेशा वन टेल्ड होता है। ये किस लिए चाहिए, क्योंकि ये जब प्रोबेबिलिटीज आप चेक करते हो तो अपने को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब एक टेबल बनाओ आप, और ये टेबल मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिस टेबल इज़ यूजफुल व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, और ये कॉन्सेप्ट भी समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो टू टेल्ड, ठीक है, टू टेल्ड का मतलब, प्लीज़ ध्यान से, कोई चॉइस नहीं है इसमें, मीनिंग समझ में नहीं आया तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, चलो इस तरफ रखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल्ड, राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड। होता क्या है देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली जो हम लोग रखते हैं वो रखते हैं 1%, 5% और 10%। आई रिपीट, 1%, 5% एंड 10%, यहाँ तक ठीक है। अब होता क्या है देखो कि जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर ही रहे हैं, तो 1%, 5%, 10% कई बार पेपर में आपको दिया हुआ होगा कि 1% पे चेक करना है, 5 पे करना है, 10 पे करना है। यदि आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड 5% माना जाता है बेटा, ठीक है। अब इसको हम बार बार नहीं करेंगे, एक ही ग्राफ में करते हैं। लेट इट बी 1%, 1% का मतलब 0.05 इधर प्रोबेबिलिटी और 0.495 इधर, ठीक है ना, 0.05 इधर और 0.495 इधर। 1% जाना है, चला गया। 5% में क्या होगा, 5% में अभी हमने बात की थी 47.5 इधर, परसेंटेज बेसिकली 0.475 कह लो आप, और 0.475 इधर। जब हम 10% की बात करेंगे तो 45% रहेगा ना, 10 इधर गया, 5 इधर गया, 5 इधर गया, 0.45 इधर और 0.45 ही इधर, ठीक है। अब जो इनकी वैल्यूज़ देखनी है तो एक बार फिर से वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, हमें नॉर्मल टेबल पे जाना होगा। नॉर्मल टेबल पे जाने के बाद अपने को तीनों वैल्यू चेक करनी है, और तीनों वैल्यू एक ही बार में चेक करते हैं हम लोग। चलिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है ये, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं टेबल को देख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मैंने अभी किया ही था, तो 0.475 पे जो वैल्यू आ रही है 1.96, तो 5% लेवल
0.475 प्रोबेबिलिटी, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आंसर इज 1.96। ठीक है। अब बात किसकी की थी हमारी? 0.495 पे। 0.495 चेक करो बेटा का। दिस इज 0.495। 49, यही कर लो। ठीक है। तो 2.58। ठीक है, ये तो देखनी आती है ना टेबल आपको। 2.5 और सेकंड डेसिमल इधर। तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू है आपकी 2.58। 10% पे प्रोबेबिलिटी कितनी चेक करनी थी मुझे? 0.45। तो 0.45 चेक करोगे बच्चे तो ये रही 1.6। इन दो के बीच में है। कई लोग 1.64 लिख लेते हैं, कई लोग 1.64 5 लिखते हैं, और कई बार लोग कहते हैं कि इनका मीन निकाल लो, तो स्टैंडर्ड में लोग मीन ही निकालते हैं, तो मैं इसे 1.645 लिखता हूँ। तो ये तीनों फिगर्स आपको याद रखनी है, और यदि ये तीनों फिगर याद नहीं रखोगे तो पेपर में क्वेश्चन होगा बट रिजल्ट नहीं लिख पाओगे। तो टू टेल्ड के केस में 1% पे कितना था भाई? 2.58। ठीक है। 5% पे 1.96, और ये था आपका 1.645। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि पेपर के अंदर टेबल नहीं मिलेगी। या तो आपको रिजल्ट को निकालना सीखो, या इस रिजल्ट को याद करो। अब आते हैं वन टेल्ड पे। ठीक है। तो पहले हम करते हैं राइट टेल्ड। ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्या होगा, जो रिजेक्शन राइट टेल्ड की जब हम बात करेंगे, राइट टेल्ड, तो ये आपका क्या है? ये आपका रिजेक्शन रीजन है। ठीक है। अब जो रिजेक्शन होगा ना, चाहे 1% हो, चाहे 5% हो, 10% हो, वो एक ही साइड में होना है। ठीक है। तो यदि मैं 1% की बात करूंगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिएगी यहाँ पे? 0.49। ठीक है। और सिमिलरली यदि मैं 5% की बात करूंगा तो 10% की बात करूंगा, 5% में कितना आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे 0.45। और यदि मैं 10% की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी चाहिएगी मुझे 0.4। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि जो आपका रिजेक्शन रीजन था वो दो साइड में इक्वली डिवाइडेड था, तो हाफ हो गया था। पर इस बार जो आपका रिजेक्शन रीजन है वो एक ही साइड में है। और कहाँ है वो एक ही साइड में होने के साथ साथ वो एक ही डायरेक्शन में सारा जा रहा है, तो रिजेक्शन रीजन एक ही साइड में रहेगा। तो 1% का मतलब 1% रिजेक्शन, 49% एक्सेप्टेंस। 5% का मतलब 5% रिजेक्शन, 45% एक्सेप्टेंस, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जब इसकी टेबल चेक करेंगे, देखो ये वाली फिगर तो सेम आने वाली है। 0.45 के लिए भी हमने निकाला था, कितनी आई थी? 0.645। तो ये वाली फिगर तो दोनों की ना सेम होती है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि टू टेल्ड का, क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब टी टेस्ट हम करेंगे तो वहाँ पे टी टेस्ट में टू टेल टेबल मिलती है या वन टेबल मिलती है, दोनों टेल्ड की टेबल नहीं मिलती। ठीक है। तो जब वहाँ पे टू टेल्ड मिलेगी तो वन राइट या लेफ्ट टेबल नहीं मिलेगी, तो उसका हाफ करना पड़ता है। तो मतलब समझो कि यदि मुझे 5% का चाहिए, राइट टेल्ड का 5%, समझना फिर से, टू टेल्ड का 5% और वन टेल्ड का 10% बराबर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम चलते हैं नॉर्मल टेबल के अंदर हम जाएंगे तो क्या होता है देखो, प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे 0.49। 0.49 प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा, ये रही 2.33। ठीक है। तो 0.49 प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 2.33। और 5% की तो हमने कर ही ली। और कितना चाहिए मुझे? और चाहिए 0.40। 0.40 जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है कुछ यहाँ, इसके ज़्यादा पास है, तो आप ले सकते हो 1.28। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम इसकी बात हम कर रहे हैं, तो जब प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे?
राइट टेल्ड में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 2.33, और ये फिगर कितना आया था 1.28। लेफ्ट टेल्ड की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो सिर्फ साइन का फर्क आएगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क आएगा। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, और ये क्या है, ये वन टेल्ड और टू टेल्ड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो दिस इज योर वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। नेक्स्ट इज steps in hypothesis testing. Steps in hypothesis testing. कौन कौन से स्टेप्स आपको, देखो दो बच्चे ध्यान रखना है कि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि या तो लार्ज सैंपल होगा, यदि आपका सैंपल साइज 25 से ऊपर है तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट है। यदि आपका सैंपल साइज 25 से कम है तो ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है। स्मॉल सैंपल टेस्ट में आपका टी और एफ आएगा, लार्ज सैंपल में आपका जेड रहेगा, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन जनरली आपको मिलते हैं, इसको बाद में देखते हैं। जनरली क्या क्वेश्चन मिलते हैं आपके, नंबर वन, सिंगल सैंपल कंपेयर विद पॉपुलेशन। फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल सैंपल होगा और पॉपुलेशन के पैरामीटर के साथ उसे कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब सिंगल सैंपल के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें हमें ज़्यादा दिक्कत करेंगी। एक तो इसमें रहता है प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस का हो या प्रोबेबिलिटी का हो, एक ही बात है, मीन एंड वेरिएंस। फाइन। दूसरा क्या हो सकता है, टू सैंपल्स, यहाँ पे क्या कहेगा कि दो सैंपल हैं, और दोनों सैंपल में हम क्या कहेंगे कि दोनों सैंपल इक्वल हैं। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये रहेगी, दोनों सैंपल इक्वल हैं, तो क्या होगा, कंपेयर बोथ। इसमें आपका कोरिलेशन भी, कोफिशिएंट भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो एक सैंपल होगा या दो सैंपल होंगे, क्वेश्चन इतना ही रहता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, पहला पार्ट मैथमेटिकली, or you can say statistically, a sample is drawn from a given population. If a sample is drawn from a given population, it means that the constants of the population should be equal to constants of the sample, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे सैंपल की हम बात करते हैं, that we will consider that both the samples are drawn from the same population. If both the samples are drawn from the same population, it means that their constant should be same. तो टेस्टिंग यहाँ पे मीन की हो सकती है, प्रपोर्शन की हो सकती है, या वेरिएंस की हो सकती है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मिलेंगे सिवाय फिटिंग के। बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह पे ये दो ही क्वेश्चन होते हैं, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप चलने बेटा, क्रिएट एच नॉट। एच नॉट समझते हो क्या है, इस नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस को ध्यान से बनाना है, क्या इसके अंदर हमेशा साइन इक्वल टू का होना चाहिए। दूसरा, क्रिएट एच वन, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आप क्लेम करते हो जनरली वो होती है। थर्ड, डिसाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ये क्या है, देखो क्या होता है कि ये काम आपको काम शुरू करने से पहले करना है कि मुझे 5% पे करना है, 1% पे करना है, 10% पे करना है। क्योंकि यदि तुम टेबल देखते हो और ठीक है मेरी वैल्यू आई 2.5, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं तो 1% पे करूँगा, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही डिसाइड करना है, क्योंकि यदि जैसे जैसे चेक करोगे कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस घटता जा रहा है, आपकी फिगर्स बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्या देता है, टाइप 1 एरर, एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाती है आपके सैंपल के सिलेक्ट होने की। तो
यहाँ पे आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले ही स्टेप में डिसाइड करना है। चौथा स्टेप, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। Z is equal to T minus expected value of T divided by standard error of T। टी कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मैं मीन भी ले सकता हूँ, यहाँ पे वेरिएंस भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो पहली फिगर होगी टी, वो जो आपकी सैंपल से जो आपकी स्टैंडर्ड फिगर है। दूसरी क्या है, जो आपके सैंपल से निकल के आई है। और क्या है, जो आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का उसके स्टैंडर्ड एरर से आपने डिवाइड करना है। तो देखो, जब मीन होगा तो आपको स्टैंडर्ड एरर, मीन यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉपुलेशन का, ये सैंपल का, और ये स्टैंडर्ड एरर किसका, मीन का। तो बेसिकली आपको करीब 6 या 7 टाइप हो जाती हैं, 6 और 7 को मिला के आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, बल्कि 5 को हो, आपको 5 स्टैंडर्ड एरर याद रखने होते हैं। कौन सा, मीन का, डिफरेंस बिटवीन मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन का, प्रपोर्शंस का, और डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस का। ये 6 आपको याद रखने होते हैं स्टैंडर्ड एरर। यदि आप वो 6 याद रखते हो तो आपके सारे फार्मूलाज आपके लर्न हो जाते हैं। थर्ड, फिफ्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ जेड इज, जेड कैलकुलेटेड बोलते हैं बेटे से, ये क्या बोलते हैं हम, जो एक्चुअली जेड कैलकुलेट, इफ जेड कैलकुलेटेड इज लेस ग्रेटर देन जेड टेबुलेटेड, देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। बट नेचुरल, यदि नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट की तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। मतलब क्या है, यदि जेड कैलकुलेटेड आपका इस रेंज से बाहर आया, बाहर गया ना, बड़ा हो गया, तो मतलब क्या है, यदि बड़ा हो गया तो इससे बाहर गया, जैसे ही बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या, कहाँ पहुंच गया, वो रिजेक्शन रीजन में पहुंच गया। तो और इफ जेड टेबुलेटेड इज लेस देन जेड कैलकुलेटेड, देन एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, तो यदि आपकी जेड टेबुलेटेड कैलकुलेटेड से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और यही 5 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ प्रपोर्शंस की। टिल देन, हैव ए नाइस डे।